जॉन लम्बोर्डा ने कई डॉक्टरों से हदायत हासिल की थी कि कितने गैलन पानी में कितना जहर मिलाया जाए और वो जहर किस नौइयत का हो, पानी पीते वक्त जहर का या कड़वेपन का एहसास ना हो। डॉक्टरों से मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद लम्बोर्डा के मातहतों ने विलेज से 15 मील दूर एक पाइपलाइन को तोड़ा। मुकर्रर मिकदार में जहर मिलाकर पाइप को जोड़ दिया था। ये काम तो हो गया था, लेकिन ये मंजर देखने की ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से उन्हें नजर आता कि विलेज में पानी पीने वालों पर क्या गुजर रही है। वो वहां से 10 मील दूर हाईवे पर जा सकते थे और वहां से बहुत ही ताकतवर दूरबीन से विलेज के गेट और अहाते को देख सकते थे। उनकी टीम के 3 आदमी एक गाड़ी में बैठकर हाईवे पर आए। उनके पास ताकतवर दूरबीन थी। इससे 10 मील दूर के लोगों को देखा जा सकता था। उन्होंने वहां से गुजरते हुए जो कुछ देखा उसे लम्बोर्डा ने उनके दिमागों में रहकर समझा। दूसरी टीम के पास आकर बताया कि अहाते के गेट के पास पहरा देने वाले मुसल्ला गार्ड जमीन पर पड़े हैं। पता नहीं वो मर चुके हैं या बेहोश हैं। लम्बोर्डा के आदमी विलेज के चारों तरफ फैले हुए थे। अगरचे 10-12 मील दूर थे, ताहम लम्बोर्डा का हुक्म सुनकर गाड़ियों के जरिए जल्द से जल्द विलेज में आ सकते थे। अभी उसने हुक्म नहीं दिया था। ये यकीन करना चाहता था कि विलेज के अंदर भी तमाम लोग मर चुके हैं। सरहद के करीब प्राइवेट पोर्ट के रनवे पर 4 हवाई जहाज खड़े हुए थे। जॉन लम्बोर्डा ने चारों के पायलट को हुक्म दिया, फ्लाई करो और विलेज पर बमबारी करो। उसका हुक्म सुनते ही तैयारे परवाज करने लगे। वो तेज रफ्तार सरहद से 20 मिनट में विलेज के करीब आए और बमबारी करते हुए गुजरने लगे। लम्बोर्डा ने पायलटों के जरिए देखा, विलेज के अंदर कई लोगों की लाशें दूर तक जमीन पर नजर आईं। त्यारा शिकन तोपों के पास भी लाशें पड़ी हुई थीं। विलेज में किसी ने दिफा नहीं किया था। बमबारी से कई मकानात तबाह हो गए थे। इससे साफ जाहिर था कि जहरीले पानी ने सबको खत्म कर दिया है। लम्बोर्डा ने पायलटों से कहा, वापस चलो और दोबारा बमबारी करो। जो लोग जहर से नीम जान होंगे वो हवाई हमलों से मर जाएंगे। वो चारों त्यारे फिर विलेज की तरफ आए। लम्बोर्डा ने देखा अचानक ही त्यारा तबाह हो गया था। विलेज में जो त्यारा शिकन तोप थी वहां एक शख्स नजर आ रहा था। यकीनन वो फरहाद होगा, जिस पर जहर ने असर नहीं किया होगा। उसके अलावा कोई और शख्स जिंदा दिखाई नहीं दे रहा था। लम्बोर्डा ने तीनों तैयारों को वापस जाने का हुक्म दिया और कहा, वो सब अटेंशन रहें। अगर फरहाद हेलीकॉप्टर के जरिए फरार होना चाहेगा तो त्यारे फिर परवाज करेंगे और उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देंगे। फिर वो जमीनी फौज के पास आया। विलेज के तरफ 10 मील के फासले पर उसके 50 मातियत थे। एक छोटी सी फौज की तरह मुसल्ला थे। उसने उन्हें हुक्म दिया, फौरन आगे बढ़ो। विलेज में सिर्फ फरहाद जिंदा है, वहां बेधड़क घुस पड़ो। उसका हुक्म सुनते ही तेज रफ्तार गाड़ियां विलेज की तरफ चल पड़ी। लम्बोर्डा ने एक पायलट को परवाज जारी रखने की हदायत की। पायलट त्यारा शिकन तोप से बचने की कोशिश करता हुआ परवाज करने लगा। लम्बोर्डा उसके जरिए देखना चाहता था कि फरहाद वहां मौजूद है या फरार हो रहा है। फिर उसकी मौजूदगी का सबूत यूं मिला कि वह दूसरा त्यारा भी तबाह हो गया। लम्बोर्डा ने दूसरे मातहतों के पास आकर कहा, बहुत होशियारी से विलेज के अंदर जाओ। फरहाद त्यारा शिकन तोप के पास मौजूद है। वो छोटी सी फौज विलेज में दाखिल हो रही थी। दाखिल होने के बाद पता चला कि लम्बोर्डा ने पायलट के जरिए विलेज में जो लाशें देखी थी वो महज प्लास्टिक के पुतले थे जिन्हें लिबास पहना दिया गया था। विलेज के बड़े गेट के पास जो गार्ड्स थे वो योगा के माहिर थे और लाशों की तरह दम साध कर लेटे हुए थे। जब लम्बोर्डा के फौजी विलेज में दाखिल हो गए तो हाथे का बड़ा गेट खुद ब खुद बंद हो गया और जो दम साध कर लाशें बने हुए थे वो उठकर बैठ गए थे। बाजी पलट रही थी। लम्बोर्डा ने मातहतों से पूछा, ये गेट खुद ब खुद कैसे बंद हो गया? इसे खोलो, वापस जाने का रास्ता खुला रखो। 2 मुसल्ला मातहत दौड़ते हुए उसे खोलने लगे, फिर उससे चिपक कर रह गए। चीखें मारते हुए तड़पते हुए हमेशा के लिए ठंडे हो गए। उनकी मौत ने यह वार्निंग दी कि गेट और बाउंड्री वॉल के साथ नादीदा बिजली के तार हैं जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। जॉन लम्बोर्डा ने कहा, फरार के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। विलेज में बिजली घर तलाश करो और नादीदा तारों में दौड़ने वाली बिजली की सप्लाई रोक दो। याद रखो, तुम्हारे मुकाबले में एक ही शख्स फरहाद है। वही तुम्हारे लिए दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं। उस एक पर काबू पालो, उसे नजर आते ही गोलियों से छलनी कर दो। वो जिसके दिमाग में बोल रहा था उस मातहत ने कहा, सर, यहां सिर्फ फरहाद नहीं पूरी बस्ती जिंदा हो गई। ये प्लास्टिक की लाशें बता रही हैं कि हवाई हमले से किसी को मौत नहीं आई है, सब छुपे हुए हैं। फरहाद विलेज के मुतल्लिक जॉन लम्बोर्डा की मालूमात मुकम्मल नहीं थी। इस पूरे विलेज के जमीन के नीचे 1 फुट मोटे फौलाद की प्लेटें बिछी हुई थी, यानी जमीन के नीचे भी एक और फौलादी जमीन बिछाई गई थी जिस पर फिजाई बमबारी का कोई असर नहीं होता था। खतरे के वक्त विलेज में रहने वाले फौलादी छत के तय खाने में चले जाते थे। इस तय खाने में कम अज कम 4000 अफराद पनाह ले सकते थे। नादीदा बिजली के तारों का सिलसिला इसी तय खाने से था। जगह जगह टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता था कि ऊपर फरहाद विलेज में क्या हो रहा है।
मैं, सोनिया, मारिया और विलेज के दूसरे तमाम लोग बस्ती में दाखिल होने वालों को देख रहे थे। उनके दाखिल होते सिक्योरिटी अफसर ने एक खुदकार निज़ाम के जरिए ऊपर के हाथे के बड़े गेट को बंद कर दिया था और इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने नादीदा तारों में बिजली दौड़ा दी थी। हमने 2 मुसल्लह दुश्मनों को गेट से चिपक कर मरते देखा था। ऊपर विलेज में एक बिजली घर था जहां से तमाम बंगलों और दफ्तरों में बिजली सप्लाई की जाती थी। सिर्फ नादीदा तारों का कनेक्शन तय खाने से था। एक मुसल्लह दुश्मन मोहतात अंदाज में चलता हुआ बिजली घर के सामने आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर फर्श पर और दीवारों पर बिजली दौड़ रही थी। वो जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुआ चीख मारकर तड़पने लगा। फिर देखते ही देखते उछलकर बिजली घर से बाहर आया और ज़मीन पर गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। मुसल्लह दुश्मनों में सनसनी फैल गई। उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। उनका मुकाबला किसी से नहीं हो रहा था, लेकिन वो मर रहे थे। 3 साथियों को मौत ने बता दिया था कि वो विलेज की किसी दीवार को छू नहीं सकते और किसी दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकते। गोया वो एक चूहे दान में फंस गए थे। फिर मैंने तय खाने के माइक को ऑन करके कहा, हेलो, मैं जिंदा हूं और तुमसे मुखातिब हूं। मेरी आवाज़ विलेज में हर तरफ सुनाई दे रही थी। वह सब घूम घूम कर देख रहे थे। उन्हें लाउड स्पीकर दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ हूं और आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने कहा, यह फरहाद विलेज है। दोस्तों के लिए जन्नत है और दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान। तुम सब इस कब्रिस्तान में जिंदा रहोगे, भूखे रहोगे और जब प्यास बर्दाश्त नहीं होगी तो जहरीला पानी पियोगे। वह सब परेशान होकर दूर दूर तक यूं देखने लगे जैसे अभी कोई मौजा होगा और विलेज से बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे वक्त मौजे ही की तवक्को की जाती है। मैंने कहा, बमबारी करने वाले त्यारे इसराइल के थे, लेकिन तुम लोग अपनी चाल ढाल और गुफ्तगू के अंदाज से 100% अमरीकी हो। बेहतर है अपनी जुबान से हकीकत बताओ। इसराइली हो, अमरीकी हो या दोगली नस्ल से हो? जॉन लम्बोर्डा जिस खास मातियत के दिमाग में था, उस मातियत ने कहा, मिस्टर लम्बोर्डा, आपने कहाँ लाकर फंसा दिया है? लम्बोर्डा ने कहा, बकवास ना करो, मैंने जानबूझकर नहीं फंसाया है। तुम लोगों ने देखा है कि हम कितनी मेहनतों के बाद यहां तक आए हैं। हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन फरहाद ने ये मेहनत कराई है। अगर वो आसानी से पहुंचने देता तो हम उसकी कोई चाल समझकर कभी ना आते। आप लोग बड़े तजुर्बाकार हैं। इतना तो समझना चाहिए था कि यह फरहाद विलेज है और इसे सोनिया की जहानत से आबाद किया गया है। जो हो गया सो हो गया, मुझसे बहस न करो, कुछ सोचने समझने दो। मैंने माइक के जरिए कहा, मैं 1 मिनट की मोहलत देता हूँ, अपना शजरा बताओ, वरना एक शख्स जख्मी होगा और मुझे अपने दिमाग में जगा देगा। फिर कोई बात पर्दे में नहीं रहेगी। एक मातियत ने जुबान से मुखातिब किया, मिस्टर लम्बोर्डा, तुम कहाँ हो? हम में से किसी के दिमाग में हो या हमें मुसीबत में छोड़कर चले गए हो? खास मातियत ने कहा, मिस्टर लम्बोर्डा का नाम जुबान पर न लाओ। फरहाद नाम से पहचान लेगा कि हमारा ताल्लुक किस मुल्क से है। वो अपने मुशीरों से इस सिलसिले में मशवरे लेने गया है। जब तक वो आएगा 1 मिनट की मोहलत गुजर चुकी होगी। यहाँ नदीदा फायरिंग शुरू होगी और हम जख्मी होते जाएंगे। जख्म की तकलीफ से कमजोरी बढ़ेगी और प्यास लगेगी तो हमें जहरीला पानी पीना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके हमें उनके छुपने की जगह तलाश करना चाहिए। कहाँ तलाश करें? एक कदम भी आगे बढ़ते हुए दिल धड़कता है कि पता नहीं बिजली के नादीदा तार कहाँ हमसे लिपट जाएंगे। हाँ, ये धड़का जरूर है। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। चलो, वक्त ज़ाया न करो। वह सब मुख्तलिफ सिमतों में जाने लगे। उन पर 2 तरह का खौफ हावी था। एक तो बिजली के नादीदा तार नादीदा खतरा बन गए थे। दूसरे ये खौफ था कि उन्हें जहरीला पानी नोश करना होगा। सोनिया ने इस बस्ती की तामीर के दौरान हर मुमकिन खतरे को पेश नजर रखा था। बस्ती के बड़े टैंक में जो पानी स्टोर होता था उसे चेक करने के लिए तिब्बी आलात लगाए गए थे। इस टैंक के साथ एक शीशे का फिश एक्वेरियम था जिसमें मछलियां तैरती रहती थीं। उस एक्वेरियम का पानी एक तरफ से खारिज होता रहता था और दूसरी तरफ से नया पानी दाखिल होता रहता था। उस रोज अचानक ही फिश एक्वेरियम की मछलियां मरने लगी तो इंचार्ज ने पानी का वाल्व बंद कर दिया ताकि पानी आगे ना बढ़े और बस्ती का कोई शख्स उसे इस्तेमाल ना करे। फिर वाटर सप्लाई करने वाले इंचार्ज ने मुझे इतला दी कि मछलियों के मरने के बाद पानी का तिब्बी मुआयना किया है और टैंक का तमाम पानी जहरीला साबित हुआ है। ये बात समझ में आ गई कि किसी जगह जमीन खोदकर पाइप को तोड़कर पानी में जहर की काफ़ी मिकदार मिलाई गई है और दुश्मन हमें मुर्दा देखना चाहते हैं। मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। चंद योगा के माहिरीन को गेट के बाहर मुर्दा बनकर ज़मीन पर लेट जाने की हदायत की। विलेज के अंदर प्लास्टिक के मुजस्मों को दूर दूर लिटा दिया ताकि दूर से देखने वालों को बस्ती के लोग मुर्दा नजर आते रहें। फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। दुश्मन जहां कच्चे धागों से बंधे चले आए। तैयारों की बमबारी से कुछ मकानात और दफातर को नुकसान पहुंचा, लेकिन बस्ती के तमाम लोग सलामत रहे। जो नुकसान हुआ उसका हम हर जाना वसूल करने वाले थे। अभी मैंने जो मोहलत दी थी उसका वक्त गुजर चुका था। इसके बावजूद मैंने ढील दी ताकि वो लोग हमें ढूंढने की हसरत पूरी कर लें। उन्हें एक बहुत बड़ी 4 दीवारी दिखाई दी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कुव्वत का जनरेटर चल रहा था। उन्होंने सोचा इसे बंद कर दिया जाए तो बिजली की सप्लाई रुक जाएगी और नादीदा तारों का खौफ भी नहीं रहेगा। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन जनरेटर की 4 दीवारी में जाएगा?
एक मातयत ने राइफल सीधी करते हुए कहा, अगर दरवाजे के सामने नादीदा तार होंगे तो फायरिंग से तार कटकर अलग हो जाएंगे। हम नहीं चाहते थे कि वो फायरिंग के जरिए तारों को काट दें। मारिया डायनामाइट के स्विच बोर्ड के पास खड़ी हुई थी। उसके सामने पूरे विलेज का नक्शा था कि किस जगह किस नंबर का डायनामाइट छुपा कर रखा गया है। मारिया ने ऐसे एक नंबर के बटन को दबाया तो राइफल उठाकर फायर करने वाले की गोली नहीं चली। कदमों तले जबरदस्त धमाका हुआ। कितने ही मुसल्ला दुश्मन धमाके के नतीजे में उछलकर तिनकों की तरह ऊपर गए और चीथड़ों की तरह वापस जमीन पर आए। दूर खड़े हुए लोग जख्मी हुए। उनसे दूर तमाशा देखने वालों ने फौरन ही अपने हथियार फेंक दिए। दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से बोलने लगे, हमें माफ कर दो, हम सरेंडर करते हैं। एक ने कहा, हम अपनी आवाज़ें सुना रहे हैं, हमारे दिमागों में आकर जो मालूमात चाहते हो हासिल कर लो। ख्यालख्वानी के जरिए लैला सुल्तान और सलमान आ गए थे। वो एक एक आवाज़ सुनकर उनके दिमागों में जाने लगे। ऐसी वक्त लंबोडा एक मातयत के अंदर आकर ऊंची आवाज़ में बोला, मिस्टर फरहाद, मैं जे मॉर्गन हूं, तुमसे समझौता करना चाहता हूं। मैंने उसी मातयत के दिमाग में आकर कहा, लंबोडा, तुम्हारी मक्कारी जाहिर हो गई है। तुमने अपने मुल्क के त्यारों को इसराइली त्यारे बनाकर यहाँ बमबारी कराई है। हम तुम्हारी मातयतों के चोर ख्यालात पड़ चुकी हैं। वो बोला, मैंने उन तमाम मातयतों पर तनवीमी अमल किया है। वो इस अमल के ज़रिए असर गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। तुम तनवीमी अमल के जरिए ये बातें नक्श करा सकते थे कि वो सब इसराइली यहूदी हैं और त्यारे भी इसराइली थे। क्या तुमने उनके दिमागों में अपने ही खिलाफ बातें नक्श कराई हैं? वो लाजवाब होकर बोला, इस बहस से क्या फ़ायदा? तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है उसे हम पूरा करेंगे। अभी जाओ और 1 घंटे बाद आओ। जब मेरे विलेज पर हमला हुआ था तभी मैंने हुकूमत फ्रांस को और जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब को सूरत हाल से आगाह किया था और दरख्वास्त की थी कि यहाँ बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को मदऊ करके सारी दुनिया को टीवी स्क्रीन पर बमबारी के नताइज दिखाए जाएं। लंबोडा से बातें करने के दौरान ही फ्रांसीसी फौज का एक दस्ता बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के हमले के साथ आ गया। फौज ने लंबोडा के तमाम आतियतों के हथियारों पर कब्जा किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। वो जो भी कार्रवाइयां कर रहे थे उनकी वीडियो रिपोर्ट कैमरे के जरिए स्क्रीन तक पहुंचाई जा रही थी। जो मकानात और दफातर तबाह हुए थे उन्हें भी कैमरे के जरिए दिखाया जा रहा था। मैंने डमी सोनिया और डमी फरहाद को चोर रास्ते से ऊपर भेज दिया। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के नुमाइंदे ने सोनिया से सवाल किया, मैडम, आप हवाई हमले के वक्त कहाँ थी? वो बोली, हमने एक महफूज पनाहगाह बनाई है। हमारी एहतियाती तदाबीर के बायस विलेज के तमाम बाशिंदे उसी पनाहगाह में महफूज हैं। क्या बताएंगी कि वो पनाहगाह कहाँ है? सॉरी, ये फरहाद विलेज का इकराज है। नुमाइंदे ने कहा, दुनिया वाले अकल से सोच सकते हैं कि वो पनाहगाह ज़ेरे ज़मीन है और ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि हैवी बमबारी का असर उस पनाहगाह पर नहीं पड़ता और वहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ विलेज के लोग जानते हैं। सोनिया ने कहा, आप और दुनिया वाले अपने तौर पर कोई भी राय कायम कर सकती हैं। नुमाइंदे ने डमी फरहाद से सवाल किया, मिस्टर फरहाद, आप और मैडम यहाँ असली सूरत के साथ नजर आ रहे हैं, इसकी वजह? डमी फरहाद ने कहा, आप देख रहे हैं कि दुश्मनों के ज़बरदस्त हमलों के बावजूद हम महफूज हैं। इस बस्ती का डिज़ाइन सोनिया ने तैयार किया था और अपनी मौजूदगी में तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ इसकी तामीर कराई थी। इस वक्त यहाँ आपका हमलावर फ्रांस के फौजी हैं। इतनी भीड़ में कोई दुश्मन अचानक हमें कत्ल कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकेगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? डमी ने एक फौजी से गन लेकर लंबोडा के एक मातयत को दिया। फिर उसे कहा, मैं तुमसे गाफिल हूं, मुझे गोली मारो। वो कभी ऐसा न करता, लेकिन उसके दिमाग में लंबोडा मौजूद था। उसने फौरन ही उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसके हाथों से गोली चला दी। गोली डमी फरहाद को लगी, फिर उतनी ही तेजी से रिवाइंड होकर उस मातयत के जिस्म में पैवस्त हो गई। डमी, सोनिया और फरहाद ने ऐसा बुलेट प्रूफ लिबास पहना था जिस पर गोलियां जितनी तेजी से आकर लगती थीं उतनी ही तेजी से वापस वहीं जाती थी जहां से चलाई जाती थीं। लंबोडा ने नाकाम होकर दूसरे मातयत के जरिए गन को दोबारा उठाया, लेकिन फौजी अफसर ने वो गन छीन ली। नुमाइंदे ने सवाल किया, जब इस कदर गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए हैं तो हवाई हमलों से बचने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? डमी ने जवाब दिया, पहले आप गिरफ्तार होने वालों से सवालात करें, फिर मैं जवाब दूंगा। नुमाइंदा माइक लेकर एक मातयत के पास आया। मैंने फौरन ही उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया ताकि लंबोडा उसे गलत बयानी पर मजबूर न करे। उस मातयत ने कहा, हम अमेरिका से आए हैं और टेलीपैथी जानने वाला जॉन लंबोडा हमारा कमांडर है। लंबोडा ने दूसरे मातयत की जुबान से चीख कर कहा, यह झूठ बोल रहा है। सलमान ने तीसरे मातयत की जुबान से कहा, झूठ नहीं, सच है। 4 अमरीकी त्यारों के रंग और नंबर बदलकर उन्हें इसराइली त्यारे बनाए गए ताकि हवाई हमलों का इल्ज़ाम इसराइली हुकूमत पर आए। लंबोडा किसी एक के दिमाग में ही जाकर बोल सकता था। उसने ऐसी सिचुएशन के मुतालिक सोचा भी नहीं था। सोच लेता तो अपने साथ 2-4 ख्यालख्वानी करने वाले ले आता। अब तो किसी के दिमाग से मैं, किसी की जुबान से सलमान, किसी के जरिए लैला और सुल्ताना बोल रही थी। फिर वीडियो कैमरे के जरिए वाटर टैंक का जहरीला पानी दिखाया गया। कैमरे का दूसरा यूनिट विलेज से दूर उस जगह था जहां त्यारों को तोपों के जरिए गिराया गया था। उन त्यारों के टुकड़े भी स्क्रीन पर पेश किए जा रहे थे। फिर डमी ने फरहाद से कहा, आपने सवाल किया था कि हमने हवाई हमलों से बचने के इंतजाम क्यों नहीं किए? जवाब अर्ज है,
अगर हम पहले ही तैयारों को मार गिराते और विलेज में डमी लाशें ना दिखाते तो इतने दुश्मन हिरासत में आकर खुद अपनी जुबान से सच्चा बयान ना देते। हमने बमबारी से नुकसान उठाया, ये नुकसान हमारे दुश्मनों को महंगा पड़ेगा। नुमाइंदे ने पूछा, क्या आप हर्जाना वसूल करेंगे? डमी सोनिया ने कहा, हम दुश्मनों को जवाबी कार्रवाई के जरिए बहुत ही भयानक नुकसान पहुंचाने के बाद उससे जुर्माने के तौर पर $50 लाख वसूल करेंगे ताकि हमारे विलेज के तबाह होने वाले मकानों और दफ्तरों की दोबारा तामीर हो सके। नुमाइंदे ने कहा, जुर्माने के तौर पर $50 लाख वसूल करने वाली बात समझ में आती है, लेकिन जवाबन नुकसान पहुंचाने का क्या जवाब है? फरहाद विलेज पर हमला करने और यहां कदम रखने की जो जुर्रत की गई है उसकी सजा जवाबी कार्रवाई से दी जाएगी ताकि आइंदा कोई दुश्मनी डराने का ख्वाब देखने की भी जुर्रत न करे। दूसरे नुमाइंदे ने आकर कहा, अमेरिका में मार्शल डी मोरा जवाबन कुछ कहने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर बैनुल अक़वामी राब्ता बदल गया। मार्शल डी मोरा नजर आने लगा। वहां एक नुमाइंदा मार्शल का तारुफ करा रहा था। फिर उसने सवाल किया, फरहाद विलेज पर हमले का इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पर है और इसके कई सबूत और गवाहान भी हैं, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मार्शल डी मोरा ने कहा, हमारे खिलाफ उन कैदियों ने बयान दिया है जो विलेज में गिरफ्तार किए गए हैं। फरहाद की फैमिली में 6 ख्यालखानी करने वाले हैं। वो लोग एक के बाद दीगरे हर कैदी के दिमाग में जाकर हमारे खिलाफ बोलते रहे और देखने वालों की समझ में या तो रहा कि कैदी बोल रहे हैं। टेलीपैथी के जरिए झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जाता है। हम अपने टेलीपैथी जानने वालों के जरिए उनका तोड़ कर सकते थे, लेकिन हम दुनिया वालों को धोखा नहीं देना चाहते। सीधी सी बात है, हमें फरहाद विलेज से कोई दिलचस्पी ना पहले थी ना अब है। अगर वो समझते हैं कि झूठ बोलकर और झूठा इल्ज़ाम आयद करके हमें जवाबी कार्रवाई की धमकी देंगे और हमसे $50 लाख वसूल करेंगे तो वो बेशक अहमकों की जन्नत में रहती हैं। नुमाइंदे ने कहा, आप इल्ज़ामात से इनकार कर रहे हैं। आपके इनकार से इसराइली हुकूमत पर इल्ज़ाम आता है। मार्शल ने कहा, मैं अपने मुल्क की तरफ से सफाई पेश कर रहा हूँ। इसराइली हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। इसराइल से हमारे ताल्लुकात हमेशा दोस्ताना रहे हैं। बैनुल अक़वामी राब्ते का अमला इसराइल में भी मौजूद था। इसराइल पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा को दिखाया गया। नुमाइंदे ने सवाल किया, आपके मुल्क के 2 हत्यारे फ्रांस में तबाह हुए हैं, आप इस सिलसिले में क्या कहती हैं? उसने जवाब दिया, यह सरासर इल्ज़ाम है। हुकूमत फ्रांस ने एहतजाज किया कि हमारे हत्यारे बैनुल अक़वामी प्रवास की खिलाफ वर्जी करके तबाही मचाने आए थे। 2 फरार हो गए और 2 तबाह हो गए। ये हमारे लिए हैरानी और परेशानी की बात है। बैठे बिठाए हम पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। वो हमारे हत्यारे नहीं है बल्कि हमारे हत्यारों की नकल है। नुमाइंदे ने पूछा, गोया आपको फांसने की कोशिश की गई है, ऐसा कौन कर सकता है? वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फरहाद खुद को बहुत चालाक समझता है। उसने हमारे हत्यारों की नकल कराई है और कैदियों के दिमागों में जाकर अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है। एक तरफ वो अमेरिका को धमकियां देकर $50 लाख वसूल करना चाहता है, दूसरी तरफ नकली हथियारों का हवाला देकर हमें भी ब्लैकमेल करेगा। जब चिराग बुझने पर आता है तो जोर जोर से भड़कता है। फरहाद भी कुछ ज्यादा ही भड़क रहा है, ये उसके जवाल की अलामत है। एक और नुमाइंदे ने कहा, नाजरीन, अब हम फ्रांस के वजीर खारजा से कुछ सवालात कर रहे हैं। स्क्रीन पर फ्रांस के वजीर खारजा को दिखाया गया। नुमाइंदे ने कहा, फरहाद की पूरी फैमिली से आपके मुल्क के दरीना और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। आप उनके खिलाफ सुपर पावर्स की जुबान से भी कुछ सुनना गवारा नहीं करते, क्या यह सच है? फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा, आप सुपर पावर की बात करते हैं। अगर फरहाद अली तैमूर भी झूठ बोले तो हम गवारा नहीं करेंगे। आपकी मालूमात क्लियर कर दूं कि सोनिया और फरहाद से हमारी हुकूमत के बराह रास्त ताल्लुकात नहीं है। हमारे दरीना ताल्लुकात बाबा फरीद वास्ती मरहूम के इदारे से हैं। उसी इदारे के जरिए फरहाद की फैमिली से हमारा राब्ता रहता है। फरहाद विलेज में जो कुछ हुआ इसका इल्ज़ाम आप किस पर डालेंगे? सवाल फरहाद विलेज का नहीं है, मैं फ्रांस का वजीर खारजा हूँ। मेरे मुल्क के अंदर यह वारदात हुई है। वारदात के सिलसिले में इसराइली हथियारों का मलबा पाया गया है और तमाम कैदी अमरीकी बाशिंदे हैं और उन्होंने अमेरिका के एक टेलीपैथी जानने वाले जॉन लमोर्डा के खिलाफ बयान दिया है। लिहाजा मेरी नज़रों में दोनों ममालिक मौजूदा वारदात के जिम्मेदार हैं। नुमाइंदे ने कहा, मिस्टर फरहाद ने अमेरिका में एक भयानक तबाही की धमकी दी है। क्या आप फरहाद और मार्शल डी मोरा के दरमियान कोई समझौता कराएंगे? मेरे मुल्क के अंदर एक बस्ती पर बमबारी की गई, फिर मुसल्लह अफराद ने हमला किया। मैं इसे सियासी जुर्म कहता हूँ। अमेरिका और इसराइल से एहतजाज करता हूँ। ये दोनों ममालिक अपने जुराइम से इनकार करते रहेंगे और फरहाद को इंतकामी कार्रवाई करेगा तो हम खामोश तमाशाई बनकर रहेंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। नुमाइंदे ने कहा, नाजरीन, हमने फरहाद विलेज की वारदात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम किरदारों को पेश किया है। इनमें कुछ किरदार सच्चे हो सकते हैं और कुछ झूठे। हमारा ख्याल है इस सिलसिले में कोई दानिशमंदाना समझौता ना हुआ तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। सवाल है, किसके हालात? जवाब है, आने वाला वक्त बताएगा। गुड बाय। बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ते का अमला और फ्रांस के फौजी हमारी बस्ती से कैदियों को लेकर चले गए। विलेज का बड़ा गेट फिर बंद हो गया। पहले दुश्मनों को तजस्सुस था कि इस गेट के पीछे फरहाद की नई बस्ती कैसी होगी। हमने उन्हें दिखा दिया कि यह बस्ती क्या भला है। वो चांद सितारों पर पहुंच सकते हैं लेकिन फरहाद विलेज में कदम नहीं रख सकते। सोनिया ने कहा, हमें अपना चैलेंज पूरा करना है। मैंने पूछा, क्या चाहती हो? वो बोली, हमने मरीना से वादा किया था कि उसके मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
लेकिन मरीना ने अपनी खुदगर्जियों से हमें बहुत मायूस किया है। वो अपने रास्ते पर चलती है, लिहाजा हम भी अपने रास्ते पर चलेंगे। इस बार ट्रांसफॉर्मर मशीन को तबाह किया जाएगा। मैंने कहा वह दूसरी बना लेंगे। वो एक नहीं दर्जनों बना सकती हैं, लेकिन हर मशीन पर करोड़ों डॉलर खर्च होती हैं। एक तो उनकी मेहनत और रकम बर्बाद होगी, दूसरे ये दहशत रहेगी कि हम उनके तमाम खुफिया अड्डों में लाख पहरेदारों के बावजूद पहुंच सकती हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मिशिगन झील वाले अड्डे में एक मक्खी भी उड़कर नहीं जा सकती। क्या तुमने वहां तक पहुंचने का रास्ता सोचा है? एक बार अली तैमूर से इस सिलसिले में बात हुई थी। वो इलेक्ट्रॉनिक और साइंसी तजुर्बात करता रहता है। मुझे उसका एक मंसूबा बहुत पसंद आया था। उससे रब्ता करो और कहो उसकी मम्मा ने ट्रांसफार्मर मशीन वाले मंसूबे को ओके कर दिया है। मैंने अली को मुखातिब किया, कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, हेलो बेटे, कैसा वक्त गुजर है? बहुत अच्छा। आप जानते हैं मैं कभी बेकार नहीं बैठता। कभी लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ और कभी लेबॉर्ट्री में तजुर्बात करता रहता हूँ। बाबा साहब के इदारे की लाइब्रेरी और लेबॉर्ट्री का सारी दुनिया में जवाब नहीं है। सानी क्या कर रही है? मेरे साथ मसरूफ़ रहती है, गैर मामूली तौर पर ज़हीन है। लेबॉर्ट्री के किसी भी अमली तजुर्बे में मुझसे पीछे नहीं रहती। तुमने ट्रांसफॉर्मर मशीन की तबाही के सिलसिले में अपनी मम्मा के सामने कोई मंसूबा पेश किया था? पापा, इस बात को एक अरसा गुजर चुका है। तुम्हारी मम्मा ने उस मंसूबे को ओके कर दिया है। सच पापा? बिल्कुल सच। मिशिगन झील की तरफ जब चाहो परवाज कर सकते हो। थैंक यू पापा। मैं मम्मा को किस करना चाहता हूँ। मैं हंसता हुआ दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? अली बहुत खुश है, तुम्हें किस करना चाहता है? वह मुस्कुरा कर बोली, जब सामना होगा तो कर देगा। सिरगई अल्पा ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। टेलीपैथी जानने वाली इवान रास्का को ट्रैप करके मॉस्को ले आई थी। उसे बड़ी राजदारी से कोमा में रखा गया था और डॉक्टर वगैरह उसके ब्रेन ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे थे। मास्क मैन ने खुश होकर पूछा, सिरगई, तुम इनाम की हकदार हो, बोलो क्या चाहती हो? जो मांगोगी वो मिलेगा। वह मुस्कुरा कर बोली, मुझे क्या मांगना चाहिए? मैं टेलीपैथी के जरिए जितनी दौलत चाहूँ हासिल कर सकती हूँ। अपनी सलाहियतों के बायस मुझे इज्जत मिल रही है। मैं लड़की हूँ मगर शहज़ोरों से ज़्यादा शहज़ोर हूँ, यानी मेरे पास ताकत भी है। मेरी पुश्त पर इतने बड़े मुल्क की फ़ौज भी है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो मांगती हैं। मेरे पास सब कुछ है, फिर क्या मांगूँ? दुरुस्त कहती हो, सब कुछ हो तो मांगने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन तुम्हारे पास एक कमी है। भला क्या कमी है? तुम्हारा कोई जीवन साथी नहीं है। आला फौजी अफसर ने कहा, महफिलों में तुम्हारी कदर होती है, तन्हाई में तुम्हारा कोई कदरदान नहीं। वो बोली, मैंने किसी जीवन साथी के मुताल्लिक कभी नहीं सोचा। ख्याल ख्वानी के जरिए दुनिया भर की मालूमात हासिल करने और काम के लोगों को अपना मामूल बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए किसी साथी की कमी महसूस नहीं हुई। मास्क मैन ने कहा, फरहाद और उसके बेटे बहुत ही कमीने हैं। टेलीपैथी जानने वाली हसीन लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फांस लेते हैं। मैं किसी के जाल में फंसने वाली लड़की नहीं हूँ। सिरगई, अभी तुम मोहब्बत की चक्करबाजियों को नहीं समझती हो। मोहब्बत ऐसा जाल है जो नजर नहीं आता। जो लड़की इस जाल में फंसती है वो अपनों से बगावत करने लगती है। तुम लोगों को अंदेशा है कि फरहाद का कोई बेटा मुझे उल्लू बनाकर यहां से ले जाएगा और मैं उल्लू बनकर चली जाऊंगी। तुम बहुत ज़हीन हो और इश्क हमेशा जहानत को खा जाता है। हमारे इत्मीनान के लिए किसी माकूल नौजवान से मोहब्बत करो, शादी करो। इस तरह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मनों के आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं तुम लोगों के मशवरे पर गौर करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई मर्द अच्छा नहीं लगता है। मैं हर मर्द की इज्जत करती हूँ मगर किसी पर दिल नहीं आता है। वहां सभी मर्द बैठे हुए थे। उन्होंने खामोशी से एक दूसरे को देखा। फिर मास्कमैन ने पूछा, क्या तुम डॉक्टरों के दिमागों में जाती हो? उनमें एक नया डॉक्टर है, मालूम करो। इवान रास्का के ब्रेन ऑपरेशन में उसे मौजूद रहना चाहिए या नहीं? वो बोला, डॉक्टर नया है लेकिन बूढ़ा और तजुर्बाकार है। दूसरे डॉक्टरों ने कुछ समझ कर ही उसे अपनी टीम में शामिल किया है। मैं तजुर्बात की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मालूम करो कि वो हमेशा हमारा राजदार और वफादार रहेगा या नहीं। वो उठकर बोली, अच्छी बात है, मैं ख्याल ख्वानी करने जा रही हूँ। वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मास्कमैन ने आला फौजी अफसरान से कहा, इसका दिल किसी पर नहीं आता और ये बात हमारे मकासद के खिलाफ है। एक इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, एक अंदेशा है कि सिरगई के ब्रेन ऑपरेशन में कोई कमी रह गई है। इसके लाशऊर में पारस रह गया है। आला अफसर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ब्रेन ऑपरेशन से पिछली तमाम यादें हमेशा के लिए मिट जाती हैं। अगर तमाम यादें मिट जाती तो जोजो और अल्पा की टेलीपैथी भी खत्म हो जाती। हमारे सामने मिसाल मौजूद है। जोजो ने रफ्ता रफ्ता पारस को और फरहाद की पूरी फैमिली को पहचान लिया है। मास्कमैन ने तायद की, सिरगई के सिलसिले में यह अंदेशा दुरुस्त हो सकता है। जिसे सांप डस ले उसकी जान बचाई जाए तब भी वो सारी जिंदगी जहर को भुला नहीं पाता। एक अफसर ने कहा, यह बात समझ में आती है। ऑपरेशन के बाद टेलीपैथी के इल्म को बाकी रखा जा सकता है तो जहर से होने वाली लगावट को भी रखा जा सकता है। ऐसा डॉक्टर करते हैं। उन्होंने सिलसिले में खुसूसी तजुर्बा किया था कि ब्रेन ऑपरेशन के दौरान टेलीपैथी की सलाहियतों को किस तरह बहाल रखा जाए। मुझे शुबह है डॉक्टर ने सिरगई अल्पा की जहरीली मोहब्बत को भी बरकरार रखा है।
मास्कमैन ने कहा, वो डॉक्टर मर चुका है, उसकी जगह नया सर्जन आया है। इससे पहले कि नए सर्जन की टीम इवान रास्का का ऑपरेशन करे, हमें डॉक्टरों से इन मालूमात पर गुफ्तगू कर लेना चाहिए। पहले तो ये मालूम किया जाए कि ब्रेन ऑपरेशन के दौरान टेलीपैथी के अलावा और कोई दूसरी सलाहियत या माजी की कोई दिलचस्पी रह जाती है या नहीं। अगर रह जाती है तो उसे नहीं रहना चाहिए, सिर्फ टेलीपैथी के लम्ब को बरकरार रहना चाहिए। आला अफसर ने कहा, यह मामला तो डॉक्टरों से मीटिंग में तय होंगे। अभी सिर गई अल्पा खतरे की घंटी बजा रही है। अगर उसकी लाशऊर में जहरीले मर्द से दिलचस्पी रह गई है तो वो किसी भी आम शख्स से मुतासिर नहीं होगी, ना किसी से शादी करेगी। उसके अंदर पारस की नामालूम सी तलाश छुपी रहेगी। एक ने कहा, हमें किसी तरह भी सिरगई की जिंदगी का रुख बदलना होगा। उसकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए, एक शौहर की मोहब्बत मिल जाए, 2-4 बच्चे हो जाए तो इश्क ठंडा पड़ जाएगा। दूसरे ने इतराज किया, इश्क ठंडा पड़ सकता है, लेकिन जिस चीज की महरूमी हो उसकी तलब बुढ़ापे तक और मौत तक बाकी रहती है। पारस उसे बुढ़ापे में भी मिलेगा तो वह जहरीला ताल्लुक बहाल कर लेगी। हो सकता है उसकी खातिर वो शौहर और बच्चों को भी छोड़ दे, और पारस तो जरूर उसे हम सबसे छुड़ा देगा। मौजूदा मसले का हल शादी नहीं है, लेकिन इलाज नामुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में डॉक्टर बेहतरीन मशवरा देंगे, हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए। आला अफसर ने कहा, मेरा ख्याल है डॉक्टर उसे तवज्जो से अटेंड करें तो उसके अंदर से जहरीले महबूब की जुस्तजू खत्म हो जाएगी। उसी वक्त टेलीफोन के जरिए इत्तला मिली कि बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ता रखने वाला इदारा फरहाद विलेज का लाइव प्रोग्राम दिखा रहा है। एक अफसर ने लपक कर टीवी को ऑन किया, सिरगई को अभी दूसरे कमरे से बुला लिया। वह सब आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन को देखने लगे, क्योंकि वो पहली बार फरहाद विलेज का कुछ हिस्सा अंदर से देख रहे थे। मास्कमैन ने इंटरकॉम के जरिए नायब से पूछा, क्या फरहाद विलेज की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर, रिकॉर्डिंग जारी है। वह तवज्जो से देख रहे थे। फरहाद विलेज पर जो हमला हुआ था उसके हमले के इल्जाम में अमेरिका और इसराइल इनकार कर रहे थे। स्क्रीन पर सोनिया और फरहाद का चैलेंज भी पेश किया गया और मार्शल डिमोरा ने इस चैलेंज को अहमियत नहीं दी। फरहाद विलेज का लाइव प्रोग्राम खत्म होने के बाद मास्कमैन ने कहा, यह अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका शरारत है। इसराइल ने हवाई हमले के लिए 4 त्यारे दिए और अमेरिका ने ज़मीनी गोरीले भेज दिए। आला अफसर ने कहा, इसराइली वजीर खारजा का बयान अहमकाना है कि फरहाद उन्हें इल्जाम दे रहा है, जबकि उसके 2 त्यारे मार गिराए गए हैं। मार्शल डिमोरा के भी हट धर्मी है, गिरफ्तार होने वाले बिलाशुबा अमरीकी हैं और वो जॉन लमोडा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सिरगई ने कहा, हम भी फरहाद विलेज पर हमला करने वाले थे। हमें इस पहलू से देखना चाहिए कि उन्होंने किस कदर ठोस और जामे मंसूबे के मुताबिक हमले किए थे। फिर भी सोनिया और फरहाद सलामत हैं। एक ने कहा, नाकामी का मतलब है मंसूबा में कोई कमी रह गई थी या अमल करने वालों से गलती हुई है। सिरगई अल्पा ने कहा, किसी से कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने ज़बरदस्त मंसूबा बनाया था और बड़ी कामयाबी से हमले भी किए थे। क्या हमेशा तकदीर फरहाद का साथ देती है? यही सोचना गलत है। तकदीर तब साथ देती है जब तदबीर मुकम्मल हो। जरा इस पहलू से गौर करो कि वह बस्ती सोनिया ने ताबीर कराई है, वहां हवाई हमला हुआ, बमबारी हुई, लेकिन विलेज का हर शख्स महफूज रहा। खाने पीने की चीज़ों को कितनी होशियारी और जदीद तरीकों से चेक किया जाता है। जहरीला पानी किसी के हलक तक पहुंचने से पहले ही चेक कर लिया गया। वहां की दीवारों और दरवाजों पर नादीदा बिजली के तार लगे हुए हैं। इस विलेज के अतराफ 10 मील के एरिया में किसी को कदम रखने की इजाज़त नहीं। सोनिया, फरहाद और वह विलेज की सलामती सिर्फ दानिशमंदाना एहतियाती तदाबीर की मनहून मिन्नत है। सोनिया ने वाकई एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त किला तामीर कराया है। तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं भी तुम्हारे मंसूबों पर अमल करते हुए सोनिया और फरहाद की मौत का कारनामा अंजाम दूं। मैं अंदर से मुतमईन नहीं थी। मेरा दिल कहता था कि सोनिया मोम की मूरत नहीं है, वो बाजी पलट देगी। वाकई हम सोच भी नहीं सकते थे कि विलेज अंदर से इस कदर मजबूत होगा। दूसरे ने कहा, फरहाद बहुत चालाक है। उसने हवाई हमला करने दिया और दुश्मनों को रंगे हाथों दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया। तीसरे ने कहा, वह जरूर अमेरिका से $50 लाख वसूल करेगा और जुर्माने के अलावा उन्हें ज़बरदस्त नुकसान भी पहुंचाएगा। सिरगई अल्पा ने कहा, दूसरों के ठोकर खाने से हमें सबक हासिल करना चाहिए। अगर हम फरहाद विलेज में नाकाम होते तो सोनिया और फरहाद हमसे इस तरह जुर्माना वसूल करते और हमारे मुल्क में तबाही मचाने की धमकियां देते। क्या तुम ये गवारा है कि फरहाद की फैमिली इंतकामी कार्रवाई के बहाने हमारे मुल्क में कदम रखे? मास्कमैन ने कहा, हरगिज़ नहीं। इब्तदा से हमारी पॉलिसी यही रही है कि हम फरहाद से खुलकर दुश्मनी न करें। सिरगई ने कहा, और माजी के वाक़यात गवाह हैं कि फरहाद दुश्मनों की बू सूंघ लेता है। बेशक, मगर हम मौका देखकर काम करते हैं। हमने जो को ऐसे वक्त अगवा किया था जब फरहाद की मौत का यकीन दिलाया गया था। अभी सोनिया और फरहाद को एक महदूद विलेज में मौजूद पाकर जहन यही कहता है कि बस यही मौका है, ये खुली दुनिया में निकल जाएंगे तो फिर हाथ नहीं आएंगे। अब जहन क्या कहता है? मास्कमैन ने सख्त लहजे में कहा, सिरगई तुम तंजिया लहजे में बोल रही हो। क्या अपने बड़ों की गलतियों पर बोलना गोया तंज करना है? हमने कोई गलती नहीं की। अगर मैं तुम लोगों के मंसूबे पर अमल करने से इनकार न करती तो गलती हो चुकी थी। इसे तस्लीम करो कि मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती से बचा लिया है।
तुम्हारी उम्र ही क्या है जो मुझ जैसे तजुर्बाकार को गलतियों से बचाओगी? वो बोली, उम्र इंसान की होती है, जहानत की नहीं। बाज़ औक़ात ज़हीन बच्चे नादान बूढ़ों की गलतियों की निशानदेही करती हैं। तुम मुझे नादान बूढ़ा कह रही हो? फौज के आला अफसर ने कहा। मास्क मैन, गुस्सा थूक दो, बहस न करो। जो बात दुरुस्त है उसे तस्लीम कर दो। सिरगई रोज़ अव्वल से कह रही है कि हमारे मनसूबे में कमज़ोरियाँ हैं। मास्क मैन ने कहा, ठीक है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन गुफ्तगू के वक्त बड़े छोटों का लिहाज किया जाता है। आला अफसर ने कहा, अहम मसाइल का हल तलाश करते वक्त कोई बड़ा छोटा ओहदेदार नहीं होता। अगर हम किसी को छोटा समझकर नज़रअंदाज करेंगे तो उसके बेहतरीन मशवरों से महरूम हो जाएंगे। मास्क मैन खामोश रहा। वो अपनी इंसल्ट महसूस कर रहा था। आला अफसर ने पूछा, सिरगई, क्या तुमने नए डॉक्टर के ख्यालात पढ़े? जी हाँ, वो हमारा वफादार है, मुहिब्बे वतन है और ईमान रास्का का ब्रेन ऑपरेशन करके अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहता है। उसने डॉक्टरों की टीम में कुछ तब्दीलियां की हैं। उन असिस्टेंट डॉक्टरों और नर्सों पर भी नज़र रखो, उनके मुतालिक मालूमात हासिल करो और उन सब के चोर ख्यालात पढ़ती रहो। अब तुम जाकर आराम करो। वो उठकर चली गई। उसके जाने के बाद उन डॉक्टरों को बुला लिया गया जो ईमान रास्का का ब्रेन ऑपरेशन करने वाले थे। मास्क मैन ने आला अफसर से कहा, मैं मानता हूं कि हम सब फरहाद विलेज ऑपरेशन का मंसूबा बनाकर गलती कर रहे थे और सिरगई शुरू ही से मंसूबे को गलत कह रही थी। फिर भी हमें उसके सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करना चाहिए। वह भी से सर चढ़कर बहुत बोलने लगी है। वह बहुत नहीं बोलती, सिर्फ काम करती है और काम की बात बोलती है। तुम ख्वामखा उसके पीछे न पड़ो। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम और हमसे ज़्यादा सिरगई अहम है। मेरी जगह कोई दूसरा चीफ ऑफ आर्मी और तुम्हारी जगह कोई दूसरा मास्क मैन आ जाएगा, लेकिन सिरगई की जगह कोई दूसरी टेलीपैथी जानने वाली हमें नहीं मिलेगी। दूसरे फौजी अफसर ने कहा, टेलीपैथी के हथियार के सामने हम फौजियों के जदीद तरीन हथियार कमतर हैं। हमारे मुल्क और कौम की भलाई इसमें है कि हम सिरगई से कमतर रहें, उसे सर पर चढ़ा कर रखें। जब तक वो हमारे मुल्क के मुफादात में काम करती रहेगी, हम उसे सजदे करते रहें। बदबख्ती से बागी हो जाए तो उसे गोली मार दी जाए। इंटरकॉम पर इतला मिली कि 3 डॉक्टर मुलाकात के लिए आए हैं। मास्क मैन ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। चंद सेकंड के बाद 3 डॉक्टर वहां आए। उन्हें बैठने के लिए कहा गया। फिर मास्क मैन ने पूछा, ब्रेन ऑपरेशन की तैयारियां किस मरहले पर हैं? एक डॉक्टर ने कहा, ईमान रास्का का पूरी तरह तिब्बी मुआयना हो चुका है। ऑपरेशन के हर पहलू पर तवज्जो दी जा रही है। अब हम पूरी यकीन के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद माजी भुला दिया जाता है, सिर्फ टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल रखी जाती हैं। क्या इस तरह कोई दूसरी आदत भी रह जाती है? आदत वही रहेगी जिसे ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बहाल रखेगा। सिरगई माजी में एक जहरीले शख्स को चाहती थी, अब उसे किसी शख्स से दिलचस्पी नहीं है। वह मर्दों से कतराती है। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि उसके लाशऊर में वही जहरीला शख्स छुपा हुआ है? यकीन से नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से कोई गलती हो गई हो। तनवीमी अमल के जरिए दिमाग में छुपी हुई बातों को मालूम किया जा सकता है। आप सिरगई पर अमल करें। हो सकता है कि ऐसी बातें मालूम हो जिनका इल्म खुद उस बेचारी को ना हो। दूसरे कमरे में सिरगई अल्पा ख्याल ख्वानी में मसरूफ थी। आला अफसर की हदायत के मुताबिक डॉक्टरों के चोर ख्यालात पढ़ रही थी। फिर वो उस डॉक्टर के ख्यालात पढ़ने आई जो मास्क मैन से बातें करने आया था। ऐसे वक्त उसी के मुतल्लिक बातें हो रही थी। मास्क मैन डॉक्टर से कह रहा था, सिरगई माजी में एक जहरीले शख्स को चाहती थी। क्या उसके लाशऊर में वही जहरीला शख्स छुपा हुआ है? इस बात ने सिरगई अल्पा को चौंका दिया। क्या मैं किसी शख्स को इस कदर चाहती थी कि वो आज भी मेरे लाशऊर में छुपा हुआ है? कौन है वो? उसने फौरन ही डॉक्टर की जुबान से कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज वो मर्दों से दिलचस्पी नहीं ले रही है तो आइंदा बिना ले। क्या सिरगई उसे दिलो जान से चाहती थी? आला अफसर ने कहा, दिलो जान से औरत उस वक्त चाहती है जब मर्द उसके हवास पर छा जाता है। पारस का जहरीला प्यार भी उसे मदहोश करता रहा होगा। पारस के नाम से दिल धड़क गया। अगर वो आला अफसर पारस का नाम ना लेता तब भी वो जहरीले महबूब को पहचान लेती, क्योंकि उसका तमाम रिकॉर्ड पढ़ चुकी थी और रिकॉर्ड में उसके जहरीले होने की तफसील मौजूद थी। पहले उसने अपनी पिछली जिंदगी के मुतल्लिक संजीदगी से नहीं सोचा था। उसे बताया गया था कि वो एक हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उस हादसे में उसकी याददाश्त गुम हो गई है, सिर्फ टेलीपैथी का इल्म याद रह गया है। उसके मुख्तसर से हालात ये थे कि उसने बचपन से सरकारी यतीम खाने में परवरिश पाई थी। सरकार ने उसे तालीम दी थी और बड़ी मेहनतों से उसे टेलीपैथी का इल्म सिखाया। चूंकि उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए वो आज भी तन्हा रहती थी। यह भेद आज खुला के रिश्तेदार हो या ना हो, उसके जिस्म जान का मालिक पारस था। वह समझती थी आज तक किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया है। आज पता चला वो पारस के हाथों से गुजर चुकी है। इस हद तक गुजर चुकी है कि उसने अपना जहर उसकी रग रग में भर दिया है। उसकी आंखें मखमूर होने लगी, नशे की सी कैफियत तारी होने लगी। दिमाग के किसी गोशे से जहर पुकार रहा था। उसने बेखुदी में करवट ली, फिर बिस्तर से गिर पड़ी। अचानक ही होश में आ गई। होशमंदी में उसने फैसला किया, नहीं, मैं दुश्मन से प्यार नहीं करूंगी। लानत है, मैंने क्यों उसके मुतल्लिक सोचा। मैं अपने अंदर के बाकी मांदा जहर को अपने बदन से नोच कर फेंक दूंगी।
एक बड़ी सच्ची बात है। इंसान होशमंदी में जितने फैसले करता है वो दुरुस्त होती हैं। सिर्फ मोहब्बत में होशमंदी से फैसले नहीं होते, इसलिए कि प्यार दीवानगी का नाम है, होशमंदी का नहीं। इसके बाद खुदा बेहतर जानता है। सोनिया, सानी और अली तैमूर मिशिगन झील से 30 किलोमीटर दूर थे। वहां एक खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में 4-4 फुट के खिलौना हवाई जहाज और कारें बनाई जाती थीं, जो रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाई जाती थी। हवाई जहाज भी कंट्रोल के जरिए मखसूस फासले तक उड़ाए जाते थे। मैंने किंग फर्नांडो से कहा, मेरे बेटे अली तैमूर को इस खिलौना फैक्ट्री की ज़रूरत है। इसे एक फर्जी पार्टी की तरफ से किसी कीमत पर भी खरीद लो, खुद सामने ना हो। किंग फर्नांडो ने कहा, मैं नहीं खरीदूंगा, तुम मतलब इंसान हो। अपनी ज़रूरत के वक्त याद करते हो, फिर बरसों नहीं पूछते कि दोस्त जिंदा है या मर चुका है। मैंने कहा, मैं मर चुका था, कुछ रोज़ पहले जिंदा हुआ हूँ। अपने बच्चों से भी अपनी पुरस्कार जिंदगी छुपाता रहा, लेकिन बच्चों की तरह तुम्हें भी याद करता रहा और चुपचाप तुम लोगों के दिमागों में आते जाते खैरियत मालूम करता रहा। तुम्हें याद है, तुम एक बार इनकम टैक्स के मामले में बुरी तरह फंस गए थे। अफसर रिश्वत लेने पर आमादा नहीं था। हाँ यार, बड़ी मुश्किल में फंस गया था। वो ईमानदार अफसर रिश्वत लेकर मेरा काम नहीं करना चाहता था। मुझे कम से कम 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा था। ऐसे वक्त मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। उस वक्त मैं तुम्हारे दिमाग में था। तुम्हारी मुश्किलात मालूम करने के बाद उस अफसर के दिमाग में गया था, फिर उससे रिश्वत लेकर तुम्हारा काम करने पर मजबूर कर दिया था। वो बोला, वाकई जब उसने मेरा काम किया तो मैं हैरान रह गया कि इतना ईमानदार अफसर राजी कैसे हो गया। मैं उसके दिमाग में रहकर उसे रिश्वत के बगैर भी राजी करा सकता था, लेकिन तुम शुबा करते कि यह टेलीपैथी का कमाल है, इसलिए मैंने तुम्हारी जेब से उसे रिश्वत की रकम दिला दी। यार तुम बहुत मक्कार हो, मगर यारों के यार हो। मैं 24 घंटे के अंदर वो खिलौना फैक्ट्री खरीद लूंगा। अपने बेटे को खुशखबरी सुना दो। मैंने उसे झूठ कहा था। जब तक मुर्दा कहलाता रहा कभी उसके दिमाग में नहीं गया। बाद में पता चला कि मैं इनकम टैक्स के मामले में फंस गया था। अफसर रिश्वत लेना नहीं चाहता था। दरअसल वो अफसर अपना भाव बढ़ा रहा था। माकूल रकम पर बिल आखिर राजी हो गया। मैंने इस कामयाबी का सेहरा अपने सर बांध लिया। किंग फर्नांडो ने खुश होकर एक फर्जी बिजनेसमैन को खिलौना फैक्ट्री में भेजा और उसे हर कीमत पर खरीदना चाहा, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। मैं उसका इनकार सुन रहा था। इस इनकार को इकरार में बदल सकता था, लेकिन उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ने के बाद वो परेशान होकर सोचता कि ऐसी मुनाफा बख्श फैक्ट्री को उसने क्यों बेच दिया। मैंने सोनिया को हालात बताए, फिर कहा, अब एक ही रास्ता है कि मैं उस फैक्ट्री के मालिक को अपना मामूल बना लूं, लेकिन हमारा बेटा टेलीपैथी और तनवीमी अमल की मदद लेना नहीं चाहता है। सोनिया ने कहा, बेटे को मैं समझा दूंगी। उस फैक्ट्री का कोई नया मालिक भी तो अली के इशारों पर चलता। अगर पुराना मालिक ही मामूल बनकर इशारों पर चले तो एतराज़ की क्या बात है। वैसे वादा है कि ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही में हम अली तैमूर का साथ नहीं देंगे। वह सोनिया सानी के साथ तनहा ये मार का सर करेगा। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए अली को मुखातिब किया। उसने कहा, यस पापा, हम झील मिशिगन से 30 किलोमीटर दूर एक होटल में हैं। यहाँ भी बड़ी सख्त चेकिंग है कि मुसाफिर कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और यहाँ कितने दिनों तक क्याम करेंगे। तुमने क्या बयान दिया है? हम जितना मुस्तहकम बयान दें, इस शहर में मुसाफिरों को 3 दिन से ज़्यादा ठहरने की इजाज़त नहीं, और हमारे 1 दिन गुजर रहा है, सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। बेटे, किंग फर्नांडो ने इस फैक्ट्री को खरीदने की कोशिशें की थीं, लेकिन वह बहुत मुनाफा बख्श है। मालिक इसे बेचना नहीं चाहता और मैं टेलीपैथी के जरिए से मजबूर नहीं करना चाहता। बेहतर है कि तुम एक ज़रा सा मेरी टेलीपैथी का सहारा ले लो। पापा, अगर बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाऊंगा और टेलीपैथी के बगैर गुजारा नहीं होगा तो मैं खुद आपसे ताउन चाहूँगा। लेकिन तुम 2 दिनों में क्या कर लोगे? ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी 2 दिनों में हो, 2 साल भी लग सकती हैं, लेकिन ये मैं अपनी कोशिशों से करूँगा। अभी न्यूयॉर्क चला जाऊँगा, वहाँ मैनहट्टन में पारस है। उस मक्कार के साथ रहने से मैं और तेज़ी के साथ काम करूँगा। आप उसका पता बताएं। मैंने पता बताया, फिर पारस को इतला दी कि सोनिया सानी और अली तैमूर उसके पास पहुँचने वाले हैं, और ये सोच लिया कि खिलौना फैक्ट्री के मालिक के पास आता जाता रहूँगा और उसके दिमाग में रहकर अली के काम आता रहूँगा। जब सानी और अली उसकी रिहाइशगाह में पहुँचे तो पारस मौजूद नहीं था। दरवाजे के हैंडल पर चिट लगी हुई थी, मैं ज़रूरी काम से गैर हाजिर हूँगा, ये दरवाज़ा खुला है, यहाँ रहो और मौज करो। इस तहरीर के नीचे पारस का फर्जी नाम लिखा हुआ था। सानिया ने पूछा, ये विकी कौन है? अली ने कहा, पारस है। लेकिन तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं बचपन से अपने भाई की तहरीर और उसका अंदाज पहचानता हूँ। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। इस रिहाइशगाह के हर हिस्से को अच्छी तरह घूमकर देखा। ये उनकी आदत थी, किसी भी अजनबी जगह को पहले अच्छी तरह देख लेते थे ताकि बुरे वक्त में वो जगह अनजानी न रहे। वहां से मुतमईन होकर अली गुस्ल करने के लिए बाथरूम में चला गया। सानिया दूसरे बेडरूम में आकर अपनी अटैची से लिबास निकालने लगी। वह भी गुस्ल करके लिबास तब्दील करना चाहती थी। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। सानिया ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, हेलो, तुम कौन हो? अभी तो मैंने कोई लड़की सप्लाई नहीं की। तुम मेरे गाहक के पास कैसे पहुंच गई? वो बोली, क्या बकवास है, कौन हो तुम?
मैं एक सप्लायर हूँ, क्या ये मिस्टर पारस का मकान नहीं है? है। उसने रवानी में इकरार किया। फिर गलती का एहसास हुआ तो जल्दी से बोली, कौन पारस? ये मिस्टर विक्की का मकान है, तुमने गलत नंबर डायल किया है। उसने रिसीवर रख दिया। पारस ने खुद को विक्की के नाम से छुपा रखा था। ये राज दुश्मन नहीं जानते थे। फिर भी किसी ने सप्लायर बनकर सानिया से हकीकत उगलवा ली थी और वह बेख्तियार इकरार कर चुकी थी कि वो पारस का मकान है। घंटी की आवाज़ ने चौंका दिया। उसने सोचती हुई नज़रों से टेलीफोन को देखा, फिर रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। फिर वही आवाज़ सुनाई दी, ऐ लड़की, तुम कौन हो? बड़ी आसानी से रॉन्ग नंबर कहकर लाइन काट दी। तुम जैसे विक्की कहती हो वो हमारे पारस साहब हैं, मैं उनका खास आदमी हूँ। सिर्फ मैं ही साहब के लिए रोज़ एक नई लड़की सप्लाई करता हूँ। मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किसी सप्लायर ने भेजा है? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं कोई बाजारी लड़की तो नहीं हूँ। बाजारी नहीं हो यानी कि प्राइवेट हो, गधे के बच्चे। अगर तुम सामने होते तो मैं तुम्हारा सर तोड़ देती। तुम और मेरा सर तोड़ोगी। मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा धंधा चौपट करने वाली कोई लड़की इस शहर में नहीं रहेगी। सानिया ने रिसीवर रख दिया। तेजी से चलती हुई इस बेडरूम से निकलकर दूसरे बेडरूम में आई। फिर बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अंदर शावर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। फिर वह आवाज़ बंद हो गई। अली ने पूछा, क्या बात है? वो बोली, तुम्हारा भाई अय्याश है, बदमाश है। आखिर हुआ क्या है? अभी किसी सप्लायर ने फ़ोन किया था, वो जलील मुझे बाजारी समझ रहा था। अली हंसने लगा। वो बोली, तुम्हें पारस की गुमराही पर हंसी आ रही है? और क्या रोना शुरू कर दूं? वो आ रहा है। कौन? पारस? नहीं, वो सप्लायर आ रहा है। आने दो, अच्छी तरह उसकी पिटाई कर देना। मैं तो उसके हाथ पांव तोड़कर अस्पताल पहुंचा दूं, लेकिन यहां हमारा काम बिगड़ जाएगा। तुम्हें पारस को ऐसी गुमराही से बाज रखना चाहिए। तौबा तौबा। ओ, सप्लायर कह रहा था रोज एक लड़की यहां आती है। ये कितने शर्म की बात है। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। वो दूसरे बेडरूम की तरफ जाने लगी। उसी वक्त तो कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। वो ड्राइंग रूम में आई। फिर बरू ने दरवाजे को खोल दिया। सामने एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था। वह जल्दी से अंदर आकर सानिया को सर से पांव तक देखने लगा। वह बोली, कौन हो तुम? वो बोला, मैंने आवाज़ से पहचान लिया है। अभी तुम ही फ़ोन पर बोल रही थी। मैं बड़े गुस्से में आया था, मगर तुम्हारे जगमगाते हुए हुस्न को देखकर ठंडा पड़ गया हूँ। बाय गॉड, क्या रूप है, क्या रंग है। तुम्हें देखकर जी चाहता है फिर किसी को ना देखूं, आंखें फोड़ लूं। मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। ये कहते उसने एक उल्टा हाथ रसीद किया। उसने जरा सा मुंह घुमा लिया, तमंचे से बच गया। फिर बोला, शर्म नहीं आती? लड़की होकर हाथ चलाती हो। सानिया ने घूम करके एक मारी। उसकी लात हवा में घूमती हुई उसके हाथों में आ गई। वो पाँव को सहलाते हुए बोला, हाय कितने खूबसूरत पाँव हैं, इन्हें मुंह पर पड़ना चाहिए, कलेजे पर रखकर चलना चाहिए। अली भी ड्राइंग रूम में आ गया था और ये तमाशा देख रहा था। उधर वो कह रहा था, लड़की तुम जो कोई भी हो, तुमने फ़ोन पर एतराफ़ किया है कि यह पारस का मकान है। मैं कोई सप्लायर नहीं हूँ, इंटेलिजेंस का एक जासूस हूँ। पारस को मेरे सामने लो। फिर उसने अली तैमूर को देखकर कहा, वेलकम मिस्टर पारस। अगरचे तुमने अपना चेहरा बदला हुआ है, लेकिन तुम्हारे पारस होने का सबूत यह है कि तुम्हारे सामने एक हसीना ज़रूर होती है। अली ने तुर्की ज़ुबान में सानिया से पूछा, क्या तुमने एतराफ़ किया था कि यह पारस का मकान है? वो बोली, बहुत मकार है। इसने कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू छेड़ी थी कि मैंने बेख्तियार एतराफ़ कर लिया। जासूस ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, ये तुम लोग कौन सी ज़ुबान बोल रहे हो? खबरदार हमारी ज़ुबान बोलो। अली उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने धमकी दी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। यह लड़की शादी से पहले बेवा हो जाएगी। अली ने रिवॉल्वर एक तरफ हटाकर उसका एक कान पकड़ लिया। फिर सानिया से कहा, इसने तुम्हारी जैसी हाजिर दिमाग लड़की से एतराफ़ करा लिया, फिर भी तुम पहचान न सकी। तुमने मास्टर वाट्स रोकी के तरीक़ेकार के मुताबिक इस पर हमले किए। ये बच गया क्योंकि यह हमारे मास्टर का होनहार शागिर्द है और उनके हर दाव पेच का तोड़ जानता है। सानिया ने घुंसा दिखाकर कहा, तुम पारस मुझे उल्लू बना रहे थे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अली ने कान छोड़ दिया। पारस ने सानिया के बिल्कुल सामने आकर कहा, मेरा मुंह तोड़ दो वरना। वो बोली, देखो अली, ये कैसी बातें कर रहा है। अली ने कहा, ऐसी बातें नहीं करेगा, तुम अपने दावे के मुताबिक इसका मुंह तोड़ दो। सानिया ने घुंसा उठाया। पारस ने मुंह और आगे कर दिया। वो हंसने लगी। फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, मैं तुम्हारे भाई की अमानत हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं शरीफ बदमाश हूँ? वो हंसती हुई बोली, ये शरीफ बदमाश क्या होता है? मैं बदमाशी बाद में करता हूँ, पहले शराफत का सबूत देता हूँ। उसने सानिया के चेहरे को दोनों हाथों में लिया। फिर उसकी पेशानी को झूमकर कहा, अब मैं एक चाल चलूंगा, अली को तुमसे दूर कर दूंगा, फिर तुम्हारे सामने ठंडी आहें भरता रहूंगा। सानिया ने उसे धक्का देकर अलग करते हुए कहा, एक बार धोखा खा गई, दूसरी बार ऐसा चक्कर दूंगी कि मेरे सामने कान पकड़ोगे, तौबा करोगे। अली को मुझसे दूर करने की बात ऐसे कह रहे हो जैसे अली नादान बच्चे हैं और तुम्हारी चाल में आ जाएंगे। अली ने कहा, सानिया क्यों इसके मुंह लग रही हो? क्या हो गया है तुम्हारी जहानत को? ये तुम्हें ख्वामखा चैलेंज में उलझा रहा है और तुम्हें कोई काम की बात सोचने का मौका नहीं दे रहा। सानिया ने पूछा, मुझे ये बताओ, तुमने पारस को कैसे पहचाना? क्या इसकी हरकतों से? मैं इसे लाखों में पहचान सकता हूँ। तुम भी इसकी खास पहचान याद रखो, इसकी आंखें सांप की तरह खुली रहती हैं, यह पलकें नहीं झपकता। मर्जी हो तो आंखें बंद करता है या पलकें झपक लेता है। वाकई मैं इसे देख रही थी और सोच रही थी कि इसमें कोई गैर मामूली बात है। बस अब काम की बातें करो, मेरी तारीफें ना करो।
ये तारीफ है तुम्हारी, इंसान पैदा हुए और सांप बन गए। अली ने कहा, तुम दोनों यहाँ से जाओ और मुझे प्लानिंग करने दो। पारस ने कहा, प्लानिंग क्या करना है? तुम्हें 2000 त्यारों की जरूरत है, वो मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? भाई, खिलौना त्यारे, उन्हें खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं। हम वो त्यारे दूसरे मुल्कों में ले जाकर फरोख्त करने के लिए फैक्ट्री वालों से खरीदेंगे। अली ने कहा, मैं उनमें अहम तब्दीलियां करूंगा। उन तब्दीलियों के दौरान 2000 त्यारे कहाँ रखे जाएंगे? अंकल फर्नांडो ने एक मुनाफे बख्श कंपनी खरीदने की कोशिश की थी, जबकि दवालिया फैक्ट्री आसानी से खरीदी जा सकती है। मिशिगन झील से 25 मील के फासले पर एक ऐसी दवालिया फैक्ट्री है जो खाली पड़ी रहती है। ये हुई काम की बात। वो फैक्ट्री खरीद ली जाए तो हम बड़ी सहूलतों से खिलौना त्यारों में तब्दीलियां कर सकती हैं। पारस ने फ़ोन पर लैला से रब्ता किया। लैला ने किंग फर्नांडो से दवालिया फैक्ट्री खरीदने को कहा। 2 दिनों के अंदर उसे खरीद लिया गया। वहां बाबा साहब के इदारों से ताल्लुक रखने वाले जितने लोग थे उन्हें फैक्ट्री के मजदूरों की हैसियत से बुला लिया गया, ताकि इंक्वायरी करने वालों को इत्मीनान हो कि एक नई फैक्ट्री इब्तदाई मराहिल से गुजर रही है। फैक्ट्री में अली, पारस और सानिया मौजूद रहते थे। जो तैयारे खरीदे जा रहे थे उनकी कुव्वत परवाज इतनी बढ़ाई जा रही थी कि वो 25 मील तक आसानी से परवाज कर सके, और उसमें ऐसे खुफिया कैमरे नस्ब किए जा रहे थे जो फैक्ट्री में रहने वालों को टीवी स्क्रीन पर यह मंजर दिखाते थे कि वो कहां कहां से परवाज कर रहे हैं। अली और पारस अच्छे खासे इंजीनियर थे। सानिया ने भी अली के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा था। हर काम में मुस्तादे और हुनरमंदी से उनका हाथ बटा रही थी। पहले उन्होंने आजमाइश के तौर पर रात की तारीकी में एक त्यारे को परवाज कराया। उसकी परवाज के दौरान कंप्यूटर बताता रहा कि वो कितने किलोमीटर जा रहे, और कैमरे के जरिए स्क्रीन पर कभी अंधेरा और कभी दूर दराज की रोशनियां नजर आती रहीं। बड़ी हद तक कामयाबी हुई। जो थोड़ी बहुत खामियां रह गई थी उसे दूर करने में कुछ रोज लग गई। मजमूई तौर पर इस काम में 1 माह गुजर गया। एक रात वो 3 बड़े ट्रक में त्यारे लेकर निकले। उनकी मदद के लिए बाबा साहब के इदारे के लोग मौजूद थे। हर एक ने 100 त्यारों की परवाज को काबू में रखने वाला बड़ा रिमोट कंट्रोलर हाथों में लिया हुआ था। कंट्रोलर में हर त्यारे का मखसूस बटन था। बटन को दबाने से त्यारा पुख्ता जमीन पर या सड़क पर दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद होकर परवाज करता था। अली और पारस ने कई दिन पहले अपने लोगों को समझा दिया था कि कौन किस सिमत जाएगा और किस इलाके से अपने त्यारे उड़ाएगा। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब एक दूसरे से अलग हो गए। अपने रिमोट कंट्रोलर से ताल्लुक रखने वाले त्यारी साथ ले गए। मिशिगन झील के खुफिया अड्डे में फौज के जवान और अफसरान पूरी तरह अलर्ट थे। वहां के हुकाम ने सोचा था कि ट्रांसफार्मर मशीन की जगह तब्दील कर दी जाए, लेकिन मार्शल डिमोरा और उसके मुशीरों ने कहा था हालात साजगार नहीं है। मशीन को दूसरी जगह मुंतकिल करते वक्त दुश्मन इसे तबाह कर सकती हैं। वो अभी जहां है वहां हर तरह महफूज है। उस मशीन के आसपास मीलों दूर तक एक मक्खी भी उड़कर नहीं जा सकती। बेशक व शुबा हिफाजती इंतजाम बेमिसाल थे, लेकिन इंसान अपनी अकल से बंदूक की गोली बनाता है तो दूसरा इंसान अपनी जहानत से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर बंदूक की गोली से बच जाता है। तीसरा इंसान रिमोट कंट्रोलर से धमाका करके उसे बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ हलाक कर देता है। ये सब इंसानी अकल के तमाशे हैं। जब तमाशा सामने आता है तब समझ में आता है कि दूसरे भी शेर पर सवा शेर होते हैं। मिशिगन झील के फौजियों ने उस रात हैरत अंगेज तमाशा देखा। एक साथ हजारों खिलौना त्यारे उड़ते हुए आए थे। अली तैमूर ने इन त्यारों को बेआवाज बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। दूर से उनकी आवाजें सुनाई नहीं देती थीं। जब वो करीब आए तो हल्की हल्की आवाजों ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने सूरत-ए-हाल को समझने के लिए उस इलाके को हेडलाइट्स और सर्च लाइट से रोशन कर दिया, फिर हैरान रह गए। हजारों खिलौना त्यारे सरों पर पहुंच गए थे। खुफिया अड्डे के रोशनदानों से दाखिल हो रहे थे और दरवाजे पर पहुंचकर धमाके कर रहे थे। उधर तैयारों को कंट्रोल करने वाले स्क्रीन पर देख रहे थे। जब एक त्यारा दरवाजे पर पहुंचा तो बटन दबाकर उसे रोक दिया। त्यारे में बड़ी कुव्वत के बम रखे गए थे। उन बमों का निजाम ऐसा था कि त्यारे के रुकते ही वो फट पड़ते थे। एक त्यारे के फटने से जबरदस्त धमाका हुआ, दरवाजा टूट गया। खुफिया अड्डे के अंदर जाने का रास्ता खुल गया। कई त्यारे अंदर जाने लगे। तमाम फौजी तो जब में रहे कि क्या करें और क्या ना करें। त्यारों को मार गिराने का मतलब यह होता कि उनके अंदर रखे हुए बम फटकर दूर तक तबाही फैलाते, लेकिन वो बेआवाज होने की वजह से करीब आ गए थे। स्क्रीन पर ट्रांसफार्मर मशीन नजर आ रही थी। त्यारे उस मशीन के नीचे और अंदर घुसकर फट रहे थे और उसके पुर्जे पुर्जे कर रहे थे, फिर इन पुर्जों के पुर्जे करते जा रहे थे। उस मशीन की हिफाजत करने वाली फौज दौड़ भाग रही थी। हमला कुछ इस अंदाज में किया गया था कि अब मशीन को बचाने का कोई चांस नहीं रहा था, सिर्फ अपनी जानें बचाई जा सकती थी। इसलिए वो भाग रहे थे और दूर जाकर त्यारों पर फायर कर रहे थे। उन त्यारों में कोई पायलट नहीं था, वो खिलौना थे। एक गुड़िया बड़ी मासूम होती है। हमारी मासूम बेटियां उनसे खेलती हैं, लेकिन उसी गुड़िया में एक बॉम्ब रख दिया जाए तो फिर वो खिलौना नहीं रहती, मौत बन जाती है। मौत तो किसी बहाने से भी आ सकती है, खिलौनों के बहाने से भी चली आती है। ये अकल का खेल है। अली तैमूर ने दुश्मनों को खिलौना त्यारों से समझा दिया कि जहानत और हिकमत अमली क्या होती है। वो होती है जो किसी किसी के हिस्से में आती है। मिशिगन झील का मंजर
कुछ यूं हो गया था जैसे खूबसूरत दीदा जेब और महंगे लिबास के चीथड़े उड़ा दिए गए हों। यह बहुत ही बुलंदो वाला इमारत को इस तरह खंडर बना दिया गया हो कि उसकी एक एक ईंट भी सलामत न रही हो। बिल्कुल वही नक्शा मिशिगन झील का हो गया था। कोई इस जगह को अब झील के हवाले से पहचान नहीं सकता था। वहां की फिजा में कई हेलीकॉप्टर परवाज कर रहे थे। फौजी गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। आला हुकाम और अफसरान इस तबाही का मंजर आंखों से देखने आ रहे थे और देखकर भी खुद को झूठी तसल्लियां दे रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ, यह महज एक ख्वाब है। कोई बाजू में चुटकी लेगा तो आंख खुल जाएगी। सारी दुनिया के अखबारात से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी और फोटोग्राफर्स वहां सही हालात मालूम करने आए थे, लेकिन किसी को इस इलाके में कदम रखने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। बैनुल-अक़वामी नशरियाती राब्ते का पूरा अमला वहां मौजूद था। उसके नुमाइंदे पूरा जोर लगा रहे थे कि उन्हें इजाज़त मिल जाए। मार्शल डिमोरा ने कहा, अभी हम तखरीबकारों के खिलाफ सबूत तलाश कर रहे हैं। वहां ज्यादा अफराद की आमदोरफ्त से सबूत मिट जाएंगे या टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन तुम लोगों को आलाकार बनाकर सबूत मिटा देंगे। नुमाइंदे ने कहा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हम उस इलाके में कदम नहीं रखेंगे। हेलीकॉप्टर में परवाज करके कैमरों के जरिए यहाँ का मंजर टीवी स्क्रीन पर पेश करेंगे। मार्शल ने कहा, मुझे अफसोस है, अभी हम तबाही का यह मंजर दुनिया वालों के सामने नहीं लाएंगे। प्लीज 2-4 घंटे इंतजार करो। एक नुमाइंदे ने कहा, आज से 1 माह पहले जब फरहाद विलेज पर बमबारी की गई थी तो हमें फौरन वहां कैमरा रिपोर्ट की इजाजत मिल गई थी। हम दुनिया वालों को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करती हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि आप हमें हमारे फ़राइज़ से क्यों रोक रहे हैं। इस बात के पीछे ये याद दहानी थी कि तुमने फरहाद विलेज में जो तबाही फैलाई उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ चुका है। एक फौजी अफसर ने नुमाइंदे को घूर कर पूछा, तुम यहाँ फरहाद विलेज का हवाला क्यों दे रहे हो? वो बोला, अगर आप हकीकत छुपाएंगे तो सारी दुनिया के अखबारात यही कहेंगे। मार्शल डिमोरा ने कहा, पहले हमारे दरमियान एक खुफिया मीटिंग होगी। उस मीटिंग के दौरान कैमरा ऑन नहीं होगा और ना ही हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाएगी। बैनुल-अक़वामी नशरियाती राब्ते की अहमियत इसी में है कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात रिकॉर्ड की जाए और उसे स्क्रीन पर पेश किया जाए। बहरहाल आपका हुक्म सारा आंखों पर। आइए पहले हम प्राइवेट गुफ्तगू कर लें। वो सब एक फौजी खेमे में आकर बैठ गए। मार्शल ने कहा, अभी तुमने फरहाद विलेज का हवाला दिया था। उस विलेज में 2-4 मकानात तबाह हुए थे। यहाँ तो आहनी मशीन के पुर्जे पुर्जे कर दिए गए हैं। मशीन और खुफिया अड्डे की कोई चीज़ सलामत नहीं रही। क्या आप हमसे एक ताउन करेंगे? कैसा ताउन? आपको याद होगा सोनिया और फरहाद ने चैलेंज किया था कि वो हमसे जुर्माना भी वसूल करेंगे और हमें भारी नुकसान भी पहुंचाएंगे। हाँ, उन्होंने ऐसा चैलेंज किया था। मार्शल ने कहा, आप उस चैलेंज का हवाला देकर इस बात को पूरी दुनिया में उछाल दें कि उन्होंने अपने दावे के मुताबिक इंतकामी कार्रवाई की है, करोड़ों डॉलर की मशीन को तबाह किया है और हज़ारों फौजियों को हलाक किया है। हम सबूत के बगैर ऐसी बातें करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होंगी। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हमें तबाहशुदा इलाके में जाने की इजाज़त दें। हम उस तबाही के मंजर को स्क्रीन पर पेश करते हुए जो बात कहेंगे वो सुनने और देखने वालों को मुतासिर करेगी। मार्शल ने कहा, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस दुश्मनों के खिलाफ सबूत हासिल करने की भरपूर कोशिशें कर चुकी है, लेकिन दुश्मन बेहद मक्कार है। उन्होंने इस अंदाज से हमले किए थे कि वापसी में उनके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी नहीं रहा। एक ने पूछा, यहाँ जो दुश्मन हमला करने आए थे उनमें से तो कोई गिरफ्तार हुआ होगा? उनका हमला बहुत ही गैर मामूली और अनोखा था। इधर एक भी दुश्मन नहीं आया, सिर्फ उनके खिलौना त्यारे रिमोट कंट्रोल के जरिए आए। उन त्यारों में भारी कुव्वत के बम रखे गए थे जो मखसूस तकनीक के मुताबिक अपने निशाने पर पहुंचकर फट पड़ते थे। एक नुमाइंदे ने हैरानी से पूछा, खिलौना त्यारों से इतना जबरदस्त हमला, ऐसी जबरदस्त तबाही? हाँ, हम सोच भी नहीं सकते थे कि दुश्मन खिलौनों को हमारी तबाही का जरिया बना देंगे। क्या उन त्यारों को जमीन से मार गिराने के इंतजामात नहीं थे? सारे इंतजामात थे, लेकिन वो त्यारे हजारों की तादाद में थे और बेआवाज थे। बहुत करीब आने पर हल्की हल्की भिनभिनाहट सुनाई देती थी, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। वो सरों पर पहुंचकर फट रहे थे। फौजियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। अगर वो फरार ना होते तो मशीन के साथ नाबूद हो जाते। वैसे खुफिया अड्डे के अंदर मशीन के पास ड्यूटी देने वाले सिपाही और अफसरान सैकड़ों की तादाद में हलाक हो गई हैं। उनकी लाशें स्क्रीन पर दिखाई जा सकती हैं। तो फिर हमें कैमरा ऑन करने की इजाज़त दें। ज़रा सब्र करें। हमारे कहे में इजलास मुनक्किद हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ। इजलास में जो फैसला होगा उसके मुताबिक आप लोगों को रिपोर्टिंग की इजाज़त दी जाएगी। हम ताज़ा तरीन मामलात को बासी रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। हमारे दूसरे नुमाइंदे अपने अमले के साथ फरहाद विलेज में मौजूद हैं। वह सोनिया और फरहाद के नुक्ता नज़र से मशीन की तबाही की खबर नशर करेंगे। मार्शल डिमोरा ने नागवारी से कहा, यह हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है। हम तुम्हें फरहाद के नुक्ता नज़र से इस मामले को पेश करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आप अपने मुल्क में इजाज़त ना दें, दूसरे मुल्कों में हमें अपने फ़राइज़ अदा करने से कैसे रोकेंगे? ये मत भूलो कि बैनुल-अक़वामी राब्ते का ये शोबा हमारे ही कदम से है। हम इसे चंद मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। बेशक आप माई बाप हैं, आपकी हुकूमत हमारे पूरे शोबे को ख़त्म कर सकती है, लेकिन ये तो सोचें अगर इसी तरह दूसरे बड़े ममालिक ने भी
अपने यहाँ की अहम खबरों को रोकना शुरू कर दिया और इस सिलसिले में आप पर इल्ज़ाम देते रहे तो आपकी पोजीशन दुनिया वालों के सामने क्या होगी। वो दुरुस्त कह रहा था और दुरुस्त बातों पर बहस नहीं की जाती। मार्शल वहां से उठ गया। उस इजलास में आ गया जहां मुल्क के आला हुकाम, फौजी अफसरान और दूसरे अकाबरीन मौजूद थे। एक आला हाकिम ने मार्शल से पूछा, ये सब कैसे हो गया? वो बोला, यहाँ इंटेलिजेंस के डायरेक्टर साहब तशरीफ रखती हैं, ये सही बात बता सकती हैं। हमलावरों ने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। दुश्मनों के पास हजारों खिलौना त्यारे कहाँ से आ गए? मिशिगन झील से 25 मील दूर एक खिलौना फैक्ट्री है, वहाँ ऐसे त्यारे बनाए जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो खिलौनों को दूसरी जंग अजीम के त्यारों से ज़्यादा खतरनाक बना देंगे। उन्होंने वो जंग लड़ी है जिसके मुतल्लिक हम कभी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जिस चालाकी से हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस अंदाज में दुश्मनी की गई है उसके नतीजे में हम किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। एक आला हाकिम ने कहा, बात अभी इल्ज़ाम देने की नहीं है, अपनी नाअहली की है। ऐसा होता क्यों है कि हम फरहाद के मुकाबले में अक्सर नुकसान उठाते हैं? दूसरे हाकिम ने कहा, उसने 1 माह पहले चैलेंज किया था, आज ये सूरत हाल हमारे सामने है। अगर आप उसके चैलेंज के पेश नज़र यहाँ के हिफाजती इंतजामात पर नजर षानी करते, इसके हर पहलू पर गौर करते तो खिलौना फैक्ट्री की तरफ भी ध्यान जरूर जाता। तीसरे हाकिम ने कहा, फरहाद और उसके बेटे इंसान है। जो तदबीर उनके दिमागों में आ सकती है वो हम और आप भी सोच सकती हैं, लेकिन इसलिए नहीं सोचते कि अपने नाकिस हिफाजती इंतजामात से बिल्कुल मुतमईन हो जाती हैं। मार्शल ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कि एक दूसरे की हिकमत अमली समझ में आ जाया करे। जो हो चुका है उसकी तमाम जिम्मेदारी मुझ पर न रखी जाए। हमारे बेहतरीन मुशीरों, फौजी और इंटेलिजेंस के बड़े ओहदेदारों की प्लानिंग से वो मशीन वहां रखी गई थी। एक ने तायद की, हाँ, इल्ज़ाम तो बहुत से ओहदेदारों पर आएगा, लेकिन सांप निकल गया है, लकीर पीटने से फ़ायदा क्या होगा? दूसरे ने कहा, हमारे हिफाजती इंतजामात में कोई कमी नहीं थी। जब तमाम इकदामात हर पहलू से ठोस और मुस्तहकम हों और इसके बावजूद नुकसान उठाना पड़े तो ऐसे में मुकद्दर को मानना पड़ता है या फिर दुश्मन की जहनी बर्तरी को तस्लीम करना पड़ता है। एक ने कहा, मेरा ख्याल है हम अपने नुकसानात का मातम करने में वक्त ज़ाया ना करें, काम की बातें करें। एक आला हाकिम ने कहा, मैं काम की बात पूछता हूँ। जब से दुनिया आबाद हुई है तमाम जानदारों के लिए मौत अटल है, मौत से किसी को निजात नहीं है। क्या फरहाद भी हमारे लिए मौत की तरह अटल हो गया है? कुछ ऐसा ही लगता है। वह जब चाहता है अपने चैलेंज के मुताबिक कर गुजरता है। वो हमारा पहला और आखिरी मसला बन गया है। जितनी जल्दी हो उसे ख़त्म करना होगा, वरना हमारी मजीद तबाही आंखों के सामने है। बात सिर्फ तबाही की नहीं है, हम सुपर पावर कहलाते हैं। दुनिया के आखिरी सिरे तक हमारा रोब और दबदबा तारी रहता है। हम बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं, लेकिन फरहाद हमारी उड़ान के गुब्बारे से हवा निकाल देता है। हमारा रोब और दबदबा, हमारी शान और शौकत 2 कौड़ी की हो जाती है। इस पहलू से हमेशा हमारी तौहीन होती है। दूसरे ने कहा, आज फ्रांस हमारे दबाव में नहीं है क्योंकि उसे फरहाद की हमायत हासिल है। कल को दूसरे तीसरे ममालिक भी फरहाद को दोस्त बनाकर हमारी बर्तरी से इनकार कर देंगे। पानी सर से गुजर चुका है। अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए हमें हर हाल में फरहाद को कमतर बनाना होगा। वह मिट्टी में मिलेगा तो हमारा सर आसमान से लगेगा। हॉली मैन ने कहा, हमने इब्तदा ही से फरहाद को अहमियत दी है, जिसके नतीजे में आज वह बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। मैंने फरहाद विलेज पर हमले की मुखालफत की थी। आप हजरात गौर फरमाएं, हमारे नाकाम हमलों ने फरहाद विलेज को आहनी किला साबित करके उनकी अहमियत और बढ़ा दी है। मार्शल डी मोरा और जान लम्बोर्डा ने दावा किया था कि वह अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सबूत छोड़कर फरहाद को मजलूम और हमें जालिम साबित कर दिया। मार्शल ने नागवारी से पूछा, क्या हमने जानबूझकर ऐसा किया था? गलत प्लानिंग मार्शल, तस्लीम करो। वह अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते, तुम छोड़ देते हो। वह अपनी साख बरकरार रखते हैं, तुम हमारी साख बिगाड़ देते हो। तस्लीम करो कि वह जहानत में और इंतकामी कार्रवाइयों में तुमसे बरतर हैं। एक हाकिम ने कहा, मार्शल, हम तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ की 4 दीवारी में तुम्हारी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं। आइंदा मोहतात रहो। दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाओ कि उन्हें बचाव का रास्ता न मिले। दूसरे ने कहा, आइंदा उनके खिलाफ कोई मंसूबा जब तक जामे और ठोस ना हो और उस पर अमल करने के तरीक़ेकार पर हम सब मुत्तफिक ना हो तब तक ऑपरेशन स्टार्ट ना किया जाए। हॉली मैन ने कहा, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही का इल्ज़ाम फरहाद पर आयद नहीं करना चाहिए। बेशक हम महज क्यास हराई की बिना पर उसे मुजरिम साबित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हम खुलकर इल्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन ऐसे बयानात देंगे जिसमें ये इशारा मिलेगा कि उन्होंने फरहाद विलेज के सिलसिले में इंतकामी कार्रवाई की है। इंटरकॉम के जरिए इत्तला मिली कि बैनुल अक़वामी राब्ते के जरिए सोनिया और फरहाद को स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है। यह सुनते ही सब लोगों ने अपनी कुर्सियों के रुख बदल दिए। इजलास हॉल में 3 दीवारों के पास टीवी रखे हुए थे, उन्हें ऑन कर दिया गया। स्क्रीन पर एक नुमाइंदा सोनिया और फरहाद का जिक्र कर रहा था कि 1 माह कबल फरहाद विलेज पर हवाई हमले किए गए थे। उन हमलों से विलेज के चंद मकानात तबाह हुए। दूसरी तरफ हमला करने वाले 2 त्यारों का तबाह किया गया था।
और विलेज में दाखिल होने वाले तमाम मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन 2 हत्यारों का ताल्लुक इसराइल से था। गिरफ्तार होने वाले अमरीकी गोरिल्ला फाइटर थे। सोनिया और फरहाद ने यह तमाम सबूत फराहम करने के बाद दावा किया था कि वो अमेरिका से $50 लाख जुर्माना वसूल करेंगे और सजा देने के लिए उनके मुल्क में भी ऐसी ही इंतकामी तबाही लाएंगे। मार्शल डी मोरा ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, यह नुमाइंदा हमारी मर्जी के मुताबिक बोल रहा है। इसकी बातों से सोनिया और फरहाद के खिलाफ शुबहात का आगाज हो रहा है। नुमाइंदा कह रहा था उस चैलेंज के ठीक 1 माह बाद मिशिगन झील को बुरी तरह तबाह कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि यह सब कुछ चैलेंज के जवाब में किया गया है। हमें ठोस सबूत के बगैर किसी के खिलाफ कुछ कहने का हक नहीं। मैं आपके सामने महज एक पस मंजर पेश कर रहा हूँ। सोनिया और फरहाद ने इंतकामी कार्रवाई की है या नहीं, यह भी आप स्क्रीन पर उनकी जुबान से सुन लेंगे। इसके लिए आपको एक ज़रा इंतज़ार करना होगा। फिर उस नुमाइंदे ने कहा, मैं आपको बताता चलूं कि मिशिगन झील एक निहायत पुरस्रार खुफिया अड्डा था जहां ट्रांसफार्मर मशीन को छुपा कर रखा जाता था। आप जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी जाने वाले पैदा किए जाते थे। गोया ये मशीन एटम बम और हाइड्रोजन बमों से ज़्यादा खतरनाक इंसान पैदा करती थी। इस मशीन की हिफाजत के लिए इतने सख्त इंतजाम किए गए थे कि वहां इजाज़त के बगैर एक मक्खी भी उड़कर नहीं जा सकती थी। पिछली रात अचानक हज़ारों खिलौना जहाज़ों ने उस खुफिया अड्डे पर हमले किए। खिलौना हथियारों की भला अहमियत क्या होती है? दौलतमंद बच्चों के दिल बहलाने का सामान होता है, मगर वही खिलौने खतरनाक हथियारें बन गई। किसी बहुत ही माहिर इंजीनियर ने उन हथियारों में तब्दीलियां की थीं। उनके अंदर खुफिया कैमरे नस्ब थे। वो रिमोट कंट्रोलर के जरिए परवाज करते हुए जहां से गुजरते थे वहां के मनाजिर कैमरों के जरिए स्क्रीन पर नजर आते थे। इस तरह हथियारों को ऑपरेट करने वाले देखते थे कि कौन सा हथियारा खुफिया अड्डे में किस तरह दाखिल हो रहा है। उन तमाम हथियारों में भारी कुव्वत के बम रखे थे जिन्हें रिमोट कंट्रोलर के जरिए ही ब्लास्ट किया गया। नाजरीन, अभी हमें मिशिगन झील की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जैसे इजाज़त मिलेगी हम उन हथियारों के मुतल्लिक मजीद तफसीलात पेश करेंगे। आइए हम मैडम सोनिया की बातें सुनते हैं कि वह सिलसिले में क्या फरमाती हैं। स्क्रीन पर सोनिया नजर आने लगी। नुमाइंदे ने पूछा, क्या आपको अपना वो चैलेंज याद है? सोनिया ने कहा, बेशक ये भूलने वाली बात नहीं है। हमने इसे स्क्रीन पर पूरी दुनिया के सामने कहा था कि हम दुश्मनों से हर जाना वसूल करेंगे और इंतकामी कार्रवाई भी करेंगे। नुमाइंदा ने पूछा, तो आपने इंतकामी कार्रवाई की है? नहीं, हम दूसरे अहम मामलात में इस कदर मसरूफ रहे कि अभी तक चैलेंज पूरा न कर सके। ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे चैलेंज से किसी दूसरे ने फ़ायदा उठाया है। सुना है ट्रांसफार्मर मशीन को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। इस तबाही का इल्ज़ाम आपके सर आए तो आपका जवाब क्या होगा? सोनिया ने कहा, हम ऐसे नादान नहीं है कि ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह कर देंगे, जबकि जानते हैं मशीन का नक्शा मौजूद है, वह फिर तैयार कर ली जाएगी। हम तो ऐसी तबाही लाते हैं जिसकी तलाफी मुमकिन ना हो। आपकी बातों से जाहिर होता है वह मशीन फिर तैयार कर ली जाएगी। क्या उसे बार बार तैयार करना आसान है? बहुत मुश्किल है। अमेरिका वसीज राय का मालिक है। अगरचे आजकल मकरूज है, फिर भी उसकी तैयारी के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करेगा। लेकिन उसने करोड़ों की मशीन मंगवाई, आइंदा फिर करोड़ों खर्च करेगा। इसके अलावा हमारा जुर्माना भी भरेगा और हमारी तरफ से जो इंतकामी कार्रवाई होगी वो भी उसे अरबों डॉलर के नुकसान तक पहुंचाएगी। क्या आप समझती हैं कि मशीन की तबाही का इल्ज़ाम आप पर आयद किया जाएगा? इल्ज़ाम आयद करने में कुछ खर्च नहीं होता। हमारे तमाम दुश्मन हमारे मुतल्लिक एक सच्ची बात जानते हैं कि हम जहां भी और जब भी इंतकामी कार्रवाई करते हैं वहां अपना नाम ज़रूर बताते हैं ताकि सनद रहे कि हमसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। इजलास में बैठे हुए आला हुकाम और फौजी अफसरान तवज्जो से सोनिया की बातें सुन रहे थे और दिल ही दिल में यह तस्लीम कर रहे थे कि सोनिया और फरहाद ने छुपकर कभी इंतकाम नहीं लिया। हर कार्रवाई के बाद अपना नाम ज़रूर बताया है। सोनिया की बात भी दिल को लग रही थी कि जो मशीन दोबारा तैयार की जा सकती है उसे तबाह करना नादानी है। इंटेलिजेंस के आला अफसर ने कहा, यह औरत बड़ी मक्कारी से बोल रही है। एक तरफ कहती है मशीन को तबाह करने वाले नादान है, दूसरी तरफ कहती है हमने करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाया है, आइंदा नई मशीन पर करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे। दुश्मन के लिए खुशी का मुकाम है कि हमें नाकाबिले बर्दाश्त माली नुकसान पहुंच रहे। दूसरे ने कहा, बेशक हमारे नुकसान के पीछे इसी मक्कार औरत का हाथ है। वो लोग आपस में तबसरा करते करते चुप हो गए। स्क्रीन पर नुमाइंदा कह रहा था, नाजरीन, यह हमारे इदारे की खुशकिस्मती है कि हमने गोशा नशीन रहने वाले फरहाद अली तैमूर को 1 माह पहले फरहाद विलेज में पेश किया था और आज दोबारा पेश कर रहे हैं।